Welcome friends to my YouTube channel Boson Higgs. Today's lecture on kinetic and potential energy. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन, टू सैटेलाइट्स A and B of the same mass are orbiting the Earth at altitude r and 3r respectively, where r is the radius of the Earth. Assuming their orbit to be circular, the ratio of their kinetic energies is. रेशियो पूछा है किसका? काइनेटिक एनर्जी का, के अपॉन के बी. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी. ठीक है, तो सर्कुलर ऑर्बिट में वो मूव कर रहा है, एक कर रहा है आर में और दूसरा कर रहा है 3r में. ये ए सैटेलाइट है और ये बी सैटेलाइट है. ठीक है, ये मूव कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होती है. अगर कोई सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इक्वल टू अंडर रूट जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच. ठीक है, जहां आर ई क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ. ठीक है, अब यहाँ पे इसने जो r है, ये डिस्टेंस दी है r, वो r बोला है इसने कि रेडियस ऑफ अर्थ है. ये गिवन है, वेयर r इज द रेडियस ऑफ अर्थ. ठीक है, अब हम पुट कर देंगे के ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट, उसकी क्या आ जाएगी? हाफ एम वी की जगह पुट करते हैं जी आर ई प्लस आर ई प्लस आर ई. हमारे पास क्या है? आर है. हम यहाँ पे भी दोनों जगह आर ई की जगह आर पुट कर देते हैं क्योंकि दिया हुआ है हमें आर आर, दिस इज आर स्क्वायर. ठीक है, ये के ए हो गया. सिमिलरली फॉर के बी के लिए हाफ एम अंडर रूट जी आर स्क्वायर प्लस आर, और हाइट कितनी है? h. फॉर बी 3r है तो 3r यहाँ पे आ जाएगा. और इसका रेशियो के अपॉन के बी निकालना है तो इसको डिवाइड कर देंगे. ठीक है, के अपॉन के बी कितना आ जाएगा फिर? हाफ एम कैंसल्ड आउट. सॉल्व करेंगे तो जी आर स्क्वायर अपॉन 2r अंडर रूट में, और अंडर रूट में इधर कितना आएगा? जी आर स्क्वायर अपॉन ऊपर चला जाएगा 4r. अब के ए अपॉन के बी कितना आ गया हमारे पास? दिस कैंसल आउट, 2r 2, तो ये हमारे पास कितना आएगा? √2. ठीक है, और यहाँ पे ये सब स्क्वायर में थे, होल स्क्वायर. हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना, तो इसका स्क्वायर आएगा तो के ए अपॉन के बी हो जाएगा हमारे पास 2. ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर. नाउ नेक्स्ट, two masses of 2 kg and 4 kg are joined by spring of force constant 1.33 nano per meter and are placed on the frictionless horizontal table. The masses are slightly drawn apart and released. The ratio of their kinetic energy shall be. काइनेटिक एनर्जी निकालनी है. मास दिया हुआ है m1 मान लेते हैं 2 kg एंड m2 इज 4 kg. ये हमारे पास दिया हुआ है. तो इसने काइनेटिक एनर्जी पूछा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दोनों के लिए. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? के इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम पी स्क्वायर बाई 2m लिख सकते हैं. तो के जो है प्रोपोर्शनल हो गया 1/m के. अब दोनों की निकालनी है तो k1 पहले मास के लिए हो गई और k2 दूसरे मास के लिए हो गई. प्रोपोर्शनैलिटी दिखानी है तो हम इसको इस तरीके से, k1 कितना हो गया?
1/m1 और K2 कितना हो गया 1/m2। तो ये m2/m1 हो जाएगा। हमारे पास मास दिया हुआ है, m2 दिया हुआ है 4 kg एंड m1 दिया है 2 kg। तो इसे सॉल्व करके 2 आ जाएगा, तो K1/K2 हमारे पास कितना आ गया 2। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये यूपीपीसीएस प्री में आया हुआ है 2002 में। ठीक है, नेक्स्ट, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डिस्क एट द सेंटर इज हाफ mr²। कोई डिस्क है, उसकी सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है I, वो कितना दिया हुआ है हाफ mr²। If the disk is rolling on its edge without slipping on the straight line path, the ratio of rotational kinetic energy to its translational kinetic energy। अगर कोई बॉडी रोल कर रही है और आगे बढ़ रही है, रोल करते हुए स्लिप नहीं हो रही है, तो उसमें दो तरीके की काइनेटिक एनर्जी होती है, एक तो रोटेशनल और दूसरी ट्रांसलेशनल। तो रोटेशनल तो काइनेटिक एनर्जी हो गई कि वो गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, और ट्रांसलेशनल हो गई कि वो आगे को बढ़ रहा है, ठीक है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी रेशियो जो है वो हमारे पास पूछा है उसने रोटेशनल डिवाइडेड बाय ट्रांसलेशनल, तो KR डिवाइडेड बाय KT पूछा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले KR की वैल्यू निकालो। रोटेशनल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, हाफ I ω²। I हमारे पास दिया हुआ है, और ओमेगा के लिए हम क्या कर सकते हैं, ओमेगा का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, V इक्वल टू होता है R ओमेगा। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R, ठीक है। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, KR इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, हाफ I दिया हुआ है हाफ mr², और ओमेगा कितना है V/R, इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे। तो KR हमारे पास आ गया 1/4m, R² से R² कैंसिल, V², ठीक है। अब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सीधे सीधे होती है हाफ mv² हो जाएगी। अब इन दोनों का रेशियो KR, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, डिवाइड कर दो, 1/2 कर देते हैं। तो KR/KT कितना आ जाएगा 1/4mv², 1/2mv²। सॉल्व करेंगे, 1/4 इंटू 1/2, 1/2। तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1/2, ठीक है। आ रहा है समझ में। नेक्स्ट, इफ द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल BR, then its kinetic energy is maximum after covering a distance equal to। कोई प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, रेंज इसकी दी हुई है R है, तो पूछा है कब उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी आफ्टर कवरिंग और डिस्टेंस, मतलब कितनी डिस्टेंस कवर करने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी फिर से मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास वेलोसिटी v है, सपोज कुछ एंगल से थ्रो करेंगे, किस एंगल से, 45 डिग्री से करेंगे तभी ज्यादा, सबसे ज्यादा रेंज मिलती है हमें। अब यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी ये सबसे ज्यादा होगी यहां पे, तो काइनेटिक एनर्जी यहां पे मैक्सिमम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी क्योंकि हाइट है ही नहीं। पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है फॉर्मूला, mgh होता है। अब यहां पे पोटेंशियल एनर्जी आते हैं, क्या होगा mg∩H, मैक्सिमम हाइट होगी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv² cos² थीटा। v का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos थीटा होगा, वो यहां पे लगाया जाएगा v की जगह। अब यहां पे आते हैं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी क्योंकि हाइट यहां पे क्या है, फिर से 0 हो गई। तो पहले यहां पे चेक कर लेते हैं यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी।
देखिए हाफ एम वी स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और एट द एच हाइट पे, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी का क्या है कंपोनेंट, v cos थीटा है, हाफ एम वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ओके, अब थीटा जो है मैक्सिमम रेंज के लिए, आर जब मैक्स होता है तो थीटा क्या होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। पुट कर देते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1/√2 होता है 45 डिग्री में, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1/2 हाफ एम वी स्क्वायर, और हाफ एम वी स्क्वायर कहाँ पे है, स्टार्टिंग पॉइंट पे भी है। सपोज ये काइनेटिक एनर्जी के ले ले, इसको के डैश ले लेते हैं, तो ये के हो गया और ये के डैश, ठीक है, तो के डैश इक्वल टू क्या जाता है हमारे पास, हाफ के, मतलब कि यहां पे टॉप पे काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, स्टार्टिंग पॉइंट के आधी हो गई, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम दोबारा आर डिस्टेंस पूरी कवर कर लेंगे तब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, फिर से मैक्सिमम होगी, क्योंकि ऊपर तो ये मिनिमम हो रही है, यहां से जा रहे हैं हाफ हो गई, फिर से ये गेन करना स्टार्ट करेगी और पोटेंशियल एनर्जी कम होना स्टार्ट करेगी। लेकिन यहां पे सबसे ज्यादा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होगी एट द मैक्सिमम हाइट, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सबसे कम। इस पूरे आर रेंज में सबसे कम काइनेटिक एनर्जी सबसे हाई पॉइंट पे होगी, और सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लोअर पॉइंट्स पे होगी, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि जीरो है, और एनर्जी जो है वो हमेशा कंजर्व रहती है, वो बस अपनी फॉर्म्स को चेंज करती है, पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, वो कभी भी लॉस होगी अगर वो आइडियल नहीं है। वैसे भी कुछ आइडियल नहीं होता, लेकिन हम यहाँ पे सब कुछ आइडियल मान के चलते हैं। कैलकुलेशन जब स्टार्टिंग में हम जब फिजिक्स को समझते हैं तो ये सारी चीजें हम आइडियल मान के चलते हैं, ठीक है। धीरे धीरे जब हम हायर एजुकेशन से पहुंचते हैं तब हम फ्रिक्शंस, इन सब चीज़ों को एयर फ्रिक्शन जो है, बहुत सारी चीज़ें काउंट में लाते हैं जब हम उसका प्रैक्टिकल यूज करते हैं। लेकिन अब अभी हम यहाँ पे बस बेसिक फिजिक्स को समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी सबसे कम कब होगी, काइनेटिक एनर्जी एट द मैक्सिमम हाइट, लोअर पे। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा ठीक है, आफ्टर आर मतलब कि डिस्टेंस चलने के बाद वो फिर से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को प्राप्त करेगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी needed to project a body of mass m from the earth's surface to infinity is, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, कब पूछ रहा है, जब उसको अर्थ सरफेस से बाहर फेंकना है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है इस कंडीशन में, k इक्वल टू होता है g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई r इंटू 1 प्लस r अपॉन h। कोई अर्थ है, कोई अर्थ क्या, एक ही अर्थ है इसको h हाइट पे फेंकना है किसी भी मास को, m मास को, स्मॉल मास को, तो फिर उसको कितनी काइनेटिक एनर्जी चाहिए, उसका फॉर्मूला है ये, इसको याद कर लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। अब हमारे पास है h इक्वल टू क्या दिया हुआ है, इसने इन्फिनिटी दिया हुआ है, तो k की h की जगह हम क्या रख देंगे, इन्फिनिटी रख देंगे, और इसको सॉल्व करेंगे r 1 प्लस r बाई इन्फिनिटी, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी आ जाएगी, जी एम स्मॉल m r प्लस 1 अपॉन r बाई इन्फिनिटी, k इक्वल टू जी एम स्मॉल m, ये जीरो हो गया, r आ गया। अब कैपिटल जी में तो दिया हुआ नहीं है, किस में दिया हुआ है, स्मॉल जी में दिया हुआ है आंसर, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है f इक्वल टू कैपिटल जी m बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। f इक्वल टू क्या रख सकते हैं, mg रख सकते हैं, ये क्या है जी m अपॉन आर, यहाँ पे भी जी m अपॉन आर करते हैं, एक आर इधर ले आते हैं, mg r, ये सब इक्वल है,
तो इसकी जगह ये दोनों चीज इक्वल है, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी mgr। तो ऑप्शन हियर ऑप्शन बी, ओके mgr, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं, ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट, इफ अ लाइट एंड अ हैवी बॉडी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी विच वन हैज अ ग्रेटर मोमेंटम। एक लाइट है और एक हैवी है, तो उसमें विच वन हैज अ ग्रेटर मोमेंटम, मोमेंटम किस में ज्यादा होगा। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी से लेके चलते हैं इसको। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, k इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। p क्या मोमेंटम है, p इक्वल टू क्या होता है mv होता है, ठीक है, इतना पता है। p इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से √2mk हो जाएगा। अब मोमेंटम पूछा है ना, किसका ज्यादा मोमेंटम होगा, तो यहां से हमें सिर्फ साफ साफ दिख रहा है p क्या है, प्रोपोर्शनल टू √m। अगर ये प्रोपोर्शनल है तो सपोज p कोई हैवी बॉडी है और p डैश कोई लाइट बॉडी है, तो इसमें क्या हो जाएगा फॉर्मूला m√m डैश, ठीक है। तो अगर सपोज m जो है वो ग्रेटर है m डैश लाइट है, तो इसका मतलब मोमेंटम में क्या फर्क पड़ेगा, p हैवी हो जाएगा, p डैश लोअर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या है, विच वन हैज अ ग्रेटर मोमेंटम, हैवी बॉडी का ग्रेटर होगा क्योंकि सीधे सीधे प्रोपोर्शनल है मास के मोमेंटम। नाउ नेक्स्ट, इफ काइनेटिक एनर्जी इज डबल फाइंड द फ्रैक्शनल चेंज इन मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी अगर हम डबल कर दें तो उसके फ्रैक्शनल चेंज क्या होगा मोमेंटम का, मोमेंटम का फ्रैक्शनल चेंज देखना है तो अभी जो फॉर्मूला हुआ है पी स्क्वायर बाई 2m काइनेटिक एनर्जी का। अब काइनेटिक एनर्जी पहले और दूसरे के लिए k1 अपॉन k2 करना है। इसके लिए हमारे पास जो मास है वो क्या करें, मास तो इसने बोला ही नहीं है, ठीक है, कोई एक ही मास है, मास सेम ही रखना है। अगर ये मास सेम है तो काइनेटिक एनर्जी सीधे सीधे प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के स्क्वायर के बराबर के, तो p1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई p2 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम k1 को k ले लें, ठीक है, और k2 को क्या बोल रहा है वो डबल कर दें, तब क्या होगा, k अपॉन 2k हो गया इक्वल टू p1 का स्क्वायर अपॉन p2 का स्क्वायर, p1 का स्क्वायर अपॉन p2 का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 हो गया। इसने पूछा क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज डबल फाइंड द फ्रैक्शनल चेंज इन मोमेंटम। तो हमारे पास ये दोनों स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर हटाएंगे p1 बाई p2 करेंगे तो यहाँ पे √1/√2 हो जाएगा। चेंज पूछा है तो p2 बाई p1 करें, √2 हो गया, तो p2 इक्वल टू क्या गया √2p1। कितना चेंज आया, कितना चेंज आया, √2 का चेंज आया इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, थैंक यू। ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बोजोनिक्स एंड डोंट forget to press the bell icon. Thank you.